अब ये जो 18th अमेंडमेंट 2010 में दी थी, इसका मतलब ये है कि हाँ, इसको सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया था पाकिस्तान में, और मार्शल लॉस के बारे में कि मार्शल लॉस दोबारा से ना आए, उसके बारे में भी एक इफेक्टिव लॉस बनाए थे। फिर तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका कंपोनेंट था वो था डेवोल्यूशन ऑफ पावर। प्रोविंसेस को बहुत सारी पावर्स दी थी जो पहले सेंटर के पास लिटरली होती थी। कोई ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा पावर्स जो हैं जिनकी मिनिस्ट्रीज सेंटर के पास होती थी वो प्रोविंसेस को दे दी। अब जाहिर है आपने जब पावर्स देनी है प्रोविंसेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो उसके साथ साथ आपको फाइनेंसेस भी बढ़ानी पड़ती है प्रोविंसेस के। तो फाइनेंसेस भी बढ़ाए वो 7th NFC अवार्ड जो था, सेवंथ, हाँ, NFC अवार्ड कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। नेशनल फाइनेंस, आप इसको सिंपली कह रहे हैं कि नेशनल फाइनेंस यानी कौमी खजाना को तकसीम करने का जो एक फॉर्मूला होता है, उसमें प्रोविंसेस का शेयर अच्छा खासा बढ़ा दिया। और ना सिर्फ प्रोविंसेस का शेयर बढ़ाया, बल्कि उससे पहले 7th NFC अवार्ड से पहले ये था कि पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर ही सारी जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोविंसेस के दरमियान में वो होगी, और पंजाब ऑलमोस्ट बहुत सारा हिस्सा ले जाता था। लेकिन इस NFC अवार्ड के मुताबिक कहा गया कि जो ज्यादातर हिस्सा है वो तो पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, मगर कुछ इसका हिस्सा ऑलमोस्ट 20% के करीब करीब का जो हिस्सा है वो, या 20% से थोड़ा सा कम, वो बाकी सूबों की ख्वाहिशात के मुताबिक भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस इतना याद रखना है आपने। यानी एक मल्टीफेसेटेड फॉर्मूला बनाया प्रोविंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनेंसेस की या रेवेन्यू की, उसको इंश्योर करने के लिए कि प्रोविंसेस में यूनिटी हो। आपने सिंपली याद रखना है 18th अमेंडमेंट में कि प्रोविंशियल पावर्स या प्रोविंशियल शेयर इन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल पावर इंक्रीज्ड। इसको कहते हैं अटोनमी, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल अटोनमी, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल अटोनमी, प्रोविंशियल अटोनमी ये आई। और ये बहुत देरीना ख्वाब था प्रोविंसेस का कि हमें ये दो अटोनमीज दी जाएं, एक पॉलिटिकल और फाइनेंशियल अटोनमी। ये हल भी था नेशनल इंटीग्रेशन का, ये हल भी था फेडरल। अच्छा, 18th अमेंडमेंट से क्या हुआ, फायदे क्या हुआ, सबसे पहले हम उसको ये देखते हैं कि कौन कौन से वो फायदे थे जो 18th अमेंडमेंट से हमारे हुए। उसमें से जो एडवांटेजेस थे वो क्या हुए, एक तो फेडरेशन मजबूत हुई, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरेशन। अब फेडरेशन क्या है, फेडरेशन कहते हैं यूनिटी। यूनिटी सिंपली मैं आपको बता दूं, यूनिटी अमंगस्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के कितने स्टेक होल्डर्स है इस वक्त, 5 हैं, एक सेंटर और बाकी 4 प्रोविंसेस। ये चारों प्रोविंसेस और सेंटर आपस में यूनाइटेड रहते हैं, उसकी अरेंजमेंट को कहते हैं फेडरेशन। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। फेडरेशन की अरेंजमेंट के कुछ तरीके होते हैं, तो सेंटर को सारी पावर्स दे दी जाए और वो खींच के बाकी प्रोविंसेस को अपने साथ रखे, इसको कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ फेडरेशन। यूनिटरी फॉर्म कहते हैं, यूनिटरी फॉर्म को मतलब खींच के जबरदस्ती अपने साथ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस वीक है और सेंटर बहुत पावरफुल है, और पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा ही रहा है। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त से लेकर ऐसा ही रहा कि हम एक सफ़ों के ऊपर, पेपर्स के ऊपर तो हम फेडरेशन थे,
मगर हकीकत में हम यूनिटरी फॉर्म थे, यानी सेंटर के पास सारी पावर्स और प्रोविंसेस को खींच के अपने साथ रखना, ये हमारा एक, हालांकि 1947 से पहले हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे, वो ये कहते रहे थे कि पाकिस्तान में जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी होगी ताकि वो खुशी से रह सकें, क्योंकि वो खुद भी मुसलमान अपने प्रोविंसेस के लिए ऑटोनॉमी की ख्वाहिश रखते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी हमारे साथ प्रोविंसेस आना चाहेगा, क्योंकि उस वक्त कोई भी प्रोविंस जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे वो तैयार नहीं था पाकिस्तान के साथ आने के लिए, ना पंजाब, ना KPK, ना बलूचिस्तान, और ना ही मुकम्मल तरीके से सिंध। वो तो पाकिस्तान तो है ही माइनॉरिटीज का, जो वहां पे हिंदू मेजोरिटी में माइनॉरिटीज रहती थी, सेंट्रल इंडिया की, बिहार की, कैलकटा की, सदर्न इंडिया की, जहां पे माइनॉरिटीज थी, वो पाकिस्तान तो स्कीम ही उनकी थी। पाकिस्तान तो स्कीम हमारी थी नहीं जहां पे मुसलमान मेजोरिटी में रहते थे, क्योंकि खुश थे, उनको हिंदुओं से कोई मसला नहीं था वैसे, वो बल्कि डोमिनेट कर रहे थे हिंदुओं के ऊपर अपनी तादाद की बेसिस के ऊपर। जो सही मसला था वो सेंट्रल इंडिया के मुसलमानों को था, जो आज हिंदुस्तान में ही रह गए हैं, उनको सही मसला था, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और ज्यादातर मिडिल क्लास थे, और उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की मुस्लिम लीग को या फिर पाकिस्तान की इस तहरीक को, और दे वर थ्रेटेंड बिकॉज दे वर लिविंग एज माइनॉरिटी अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी, दे हैड द फेयर ऑफ हिंदू डोमिनेशन। तो पाकिस्तान तो स्कीम ही उनकी थी, पाकिस्तान तो हमारी स्कीम थी ही नहीं, बल्कि यहां से तो मुस्लिम लीग बुरे तरीके से हारती रही इन 4 प्रोविंसेस से जो आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पे तो उनको वोट मिलता ही नहीं था। 1937 का इलेक्शन उठा के देख लें, यहाँ से झुर्दू फेर दिया कांग्रेस ने। फिर उसके बाद 1945 का इलेक्शन देख लें, तो यहाँ जो वोट, इवन जिन जिन इलाकों में हमें वोट मिले थे, वो भी बड़ी ही कम जो है वो प्रोपोर्शन के साथ मिले थे। 45%, 40%। कॉन्स्टिट्यूंसीज को उठा के रिसर्च करना शुरू कर दो, लेकिन आप बिहार का देखो, सेंट्रल इंडिया के यूपी का देखो, CP का देखो, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग को जो वोट रेशो मिली है मुसलमानों की 90% से ऊपर ऊपर जाती है, कोई 92%, कोई 95%, मतलब इस तरीके से। और यहाँ पे अच्छा, ये तो होगी बात। तो हम ये कहते थे, मुस्लिम लीग ये कहती थी कि भाई जो प्रोविंसेस पाकिस्तान में आएंगे हम उनको ऑटोनॉमी देंगे। तो इस तरीके से 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो वो ऑटोनॉमी नहीं दी, क्योंकि उसी वक्त पता चल गया कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी तो ये अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि ये भानमती का एक कुंबा है जो पाकिस्तान की सूरत में जमा कर लिया था। बंगाली तो उस वक्त से आवाजें लगाना शुरू कर दिए थे, हमें ऑटोनॉमी दो भाई, वादा किया था तुम लोगों ने। फिर तुम लोगों ने ये क्या किया कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, हमारे कल्चर को तबाह करके रख देना तुम लोगों ने। तो बंगाल जो खुशी खुशी साथ में आया था, वो भी शुरू शुरू से उसने आवाजें उठानी शुरू कर दी कि भाई हमें तो आज़ादी दो। तो इसी तरीके से जो फजले हक थे, जिन्होंने ये करारदाद 1940 की पेश की थी, यार ये अपनी ना ऑडियोस को म्यूट कर दें, जब आपने बोलना हो तभी आप उसको चलाइएगा, क्योंकि पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, जो फजले फजले हक की थे, मेरा ख्याल उनका नाम है, जो शेर बंगाल, जिन्होंने रेजोल्यूशन पाकिस्तान को प्रेजेंट किया था, उन्होंने बाद में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया जब पाकिस्तान ने फजले हक को कॉर्नर कर दिया यहाँ के पॉलिटिशियंस ने कायदे आज़म के बाद। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमसे धोखा किया है, हमें कहा था ऑटोनॉमी देनी है, हमें कहा था आपके हकूक का ख्याल रखना है, और उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। बलूचिस्तान वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। 1950s में पहली इंसर्जेंसी वहां पे स्टार्ट हुई थी, और फिर हर 10-15 साल के बाद वहां पे एक इंसर्जेंसी, एक रिबेलियन आती थी। उन्होंने भी कहना कि ऑटोनॉमी दो भी हमें, वादा क्या किया था तुम लोगों ने हमसे। इवन कल्लात की जो रियासत थी उसको कायदे आज़म के साथ मुज़ाकरात जब हुए, तो उन्होंने वादा किया कि आपको जो है वो अपने तरीकों के मुताबिक रहने दिया जाएगा। इसी तरीके से बाकी सूबे भी यही डिमांड करते थे कि हमें ऑटोनॉमी दो, लेकिन चूंकि पंजाब जो है वो बहुत पावरफुल हो गया पाकिस्तान के बनने के बाद, और समझ आने लगा कि पंजाब की ही ब्यूरोक्रेसी छाई हुई है पूरे सूबों में,
तो यही समझा जाता था कि पंजाबी जो है वो सेंटर के ऊपर भी काबू रखते हैं, वो हमें कभी भी ऑटोनॉमी नहीं देंगे। तो 2010 में एक इंतहाई करप्ट लीडर जिसको जरदारी कहते हैं, उसने एक बड़ा डेयरिंग किस्म का स्टेप लिया, और वो स्टेप था 18th अमेंडमेंट का। वो अपना मुशर्रफ है ना, मुशर्रफ अपनी बुक इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि जो करप्ट लीडर है वो इनकेपेबल लीडर से ज्यादा बेहतर होता है। इनकेपेबल लीडर जो है वो, उसमें फैसला करने की ताकत ही नहीं होती, लेकिन जब करप्ट लीडर फैसला करने पर आ जाए तो वो फैसला कर जाता है, वो डिसीजन ले जाता है। तो ये 2010 में जरदारी साहब के ऊपर बड़ा फिट रहा, क्योंकि जरदारी साहब के बारे में समझा जाता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसने 2010 में फैसला लिया और ले गया, और इसको ऑटोनॉमी दे दी प्रोविंसेस को। काफी हद तक, ये नहीं कह सकते मुकम्मल तौर पर, अभी भी सेंटर के पास बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उनको ऑटोनॉमी दे दी। तो जो ऑटोनॉमी उनको मिलती है वो मिलती है कब? 18th अमेंडमेंट के अंडर। और इससे जो फेडरेशन के खिलाफ जो ताकतें उस वक्त लड़ रही थी, खासतौर पे बलूचिस्तान में, फिर इंटीरियर सिंध में, फिर अर्बन कराची में, फिर उसके बाद आप केपीके में जो नेशनलिस्ट से, इनको काफी हद तक सुकून मिल गया। एक मेजर डिमांड उनकी तो पूरी होगी कि ऑटोनॉमी उनको दी गई। ऑटोनॉमी के जरिए से क्या मसला हल हुआ, क्यों उनको जो है वो थोड़ा काम डाउन हो गए वो? उसकी वजह ये थी कि इस ऑटोनॉमी के साथ उनको पैसा मिलना शुरू हो गया, और जो इसके ऊपर शोर मचाते थे, नेशनलिस्ट पार्टीज हो जाएं, या सिंध के लोग हो जाएं, या अर्बन लोग हो जाएं वहां के, कराची और दूसरे, या दूसरे सूबों के, वही पार्टी जो सूबाई पार्टियां जो नफरत फैलाती थीं, उन सूबाई पार्टीज ने हुकूमतें संभालना शुरू कर दी उन प्रोविंसेस को। और प्रोविंसेस को जो रेवेन्यू था, जिसको कहते हैं फेडरल डिविजिबल पूल, एफडीपी, जिसमें सारा रेवेन्यू आता है पाकिस्तान का कलेक्ट होके, जिस जो फाइनेंस बनता है और फिर उस फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। वो उनको अच्छी खासी रिसीट्स मिलनी शुरू होगी पैसे की, तो खुश हो गए। अब सिंध के अंदर अच्छा खासा पैसा जाता है पाकिस्तान के फाइनेंसेस में से, ठीक ठाक पैसा उनको दे दिया जाता है, लो भी ये आप अपनी अपनी सूबों को चलाओ इन इन सब्जेक्ट्स में या इन इन पावर्स में। बलूचिस्तान को जाता है, केपीके को जाता है, पंजाब को भी वो भी जाता है। तो अब अगर वो करप्शन भी कर रहे हैं, फर्ज करो कि सिंध के बारे में कहा जाता है कि सिंधी जो हैं उनको तो खा गए पीपल्स पार्टी वाले, तो लेकिन करप्शन भी अगर कर रहे हैं तो उससे भी फेडरेशन को मजबूती मिलती है। फेडरेशन को इतना सॉरी नुकसान नहीं होता, आप मजबूती तो नहीं मिलती है, अच्छी गवर्नेंस देंगे तो फिर ही मजबूती मिलेगी। लेकिन होता यह कि अब लोग जो सिंधी लोग हैं वो ये नहीं कहते हैं कि पंजाब खा गया, वो ये नहीं कहते हैं कि फेडरेशन या सेंटर खा गया, वो ये कहते हैं यार हमारे अपने लोग ही खा गए। और उनकी आवाज कौन बनता था जो ये बातें करते था कि खा गया, ये वही पॉलिटिशियंस हैं जो सिंध की गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर इनको वो ना दिया जाता सारे पैसे, तो फिर क्या होना था, इन्होंने ही लोगों को लीड करना था कि पंजाब खा गया और फलाना खा गया। अब ये नहीं बात करते हैं, अब इनको पता कि खा तो हम गए हैं, पैसा तो हमें मिल रहा है। तो इसका तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि फेडरेशन स्ट्रांग हुई है। दूसरे नंबर पर इसमें कोई शक नहीं है कि पुअर गवर्नेंस एक बहुत बड़ी रीजन है कि 18th अमेंडमेंट को खत्म करने की बात कर रहा है अब सेंटर। अब 18th अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको ये तो हो गया, एक तो फेडरेशन स्ट्रांग होती है, फिर उसके बाद एक और भी चीज है, हमेशा जो मेच्योरिटी है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से मेच्योरिटी जिसको बोलते हैं, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो एक इवॉल्विंग फिनोमिनन है, वो कभी रातों रात नहीं आती है।
अगर हम मिस गवर्नेंस की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो इल्ज़ाम लगता है, क्रूशल इल्ज़ाम जो लगता है, वो ये है कि प्रोविंसेस जो हैं वो गवर्नेंस नहीं दे रही हैं। ये पैसा जो सेंटर से जा रहा है प्रोविंसेस के पास, वो एम्बेजल हो जाता है। तो एक बात याद रखें कि कल्चर जो है वो डेवलप होता है आहिस्ता आहिस्ता। नो डाउट अभी वो पैसा उन्होंने खाया है, खा रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डिलीवर भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। और एक टाइम आएगा कि जब फिर वो डिलीवर करना शुरू, क्योंकि डेमोक्रेसी का आप खूबसूरती समझ लें या इसकी कबाहत समझ लें कि रातों रात ये किसी भी किस्म का कोई भी डिविडेंड आपको नहीं देती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू इवॉल्व दैट कल्चर, the culture of giving away, the culture of governance। ये रातों रात नहीं देती है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि somebody is getting impatient कि why is democracy not giving us the benefits right now। अभी कल गवर्नमेंट अभी आई है तो आज क्यों नहीं दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। 2008 से डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आई है। आप देखें कि ग्रेजुअल प्रोसेस चलते चलते कहां तक आया, 2020 तक, यानी तकरीबन 12 साल हमें हो चुकी हैं डेमोक्रेसी में। अभी हो सकता है कि 12 साल के बाद तो बेहतर तरीके से हम इसके फायदे उठाना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें वो मेरे वाले साहब एक बात बताते होते थे। वो कहते थे कि वो जब भी मैं दुकान पे कोई लड़का रखता हूँ ना, हमारी लाहौर में, लाहौर के बाज़ार में दुकान है, तो वो मेरे वाले साहब कोई तकरीबन अपने आप समझिए कि 40-50 साल से दुकान करें। तो बागबानपुरा बाज़ार है, तो वहाँ पर वो इसको कहते हैं करियाना, और वो जो होती है ना दुकान, क्या उसको कहती हैं, थोक और करियाना की दुकान होती है, वो कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी लड़के को रखता हूँ या वो उसको बच्चे को किसी को मुलाजिम को रखता हूँ, तो वो पहले 2-3 दिन तो बड़ा खाता है। खाते से मुराद कभी वो कोई चीज़ मुंह में डाल ली, कभी इधर से गए तो वो फलानी चीज़ मुंह में डाल ली, मतलब बहुत सारी जो खाने वाली चीज़ें हैं उसका होता है कि यार मैं खाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उसे खाने देते हैं, अरे खाओ यार कोई नहीं। वो होता ये है कि हफ्ते के बाद उसका पेट भर जाता है, फिर वो नहीं, फिर उसको उसका दिल ही नहीं करता कि यार मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं खा भी लूं, मन भर जाता है। इसी तरीके से मिठाई वाली दुकानों के ऊपर भी जो लड़के आते हैं वो शुरू शुरू में बड़ी मिठाई खाते हैं, 1-2 दिन ना, कभी इधर आए गुलाब जामुन मुंह में डाल दिया, कभी उधर गए थोड़ा सा रसगुल्ला साइड में, वो खाने देते हैं उनको, और फिर 2-3 दिनों के बाद उनका मन ही भर जाता है। और ये एक एक ये साइकी है। जैसे हमारे यहाँ पे 1122 आया और साथ में 15 आया, तो लोगों ने कॉलें कर करके उनको परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ मनचलों ने ऐसे काम खा के फलानी जगह पे आग लगी हुई है, पहुंच जाए, वो आ गए, तो वो बस इतना ये थोड़ा माहौल होगा, लेकिन अब खत्म हो गई वो चीज़। शुरू शुरू से होता था और बेचारे अपील भी करते थे, समझाते भी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करने के बाद कर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक कल्चर डेवलप होना चाहिए पाकिस्तान में। मसलन अगर फर्ज करें आप किसी पार्क को खोलते हो या गवर्नर हाउस को खोलते हो, तो लोग क्या करेंगे, गंद मचाएंगे, पहले बहुत सारा गंद मचाएंगे, रैपर्स फेंकेंगे वहाँ पे, वो पैम्पर्स पड़े हुए होंगे, यानी हम कहेंगे यार शऊर ही नहीं आ रहा हमारे। लेकिन नहीं, आप फिर उसको बंद ना करो जब तक कि इनमें शऊर शऊर आ जाता है। एक साइकी है, शुरू शुरू में होता है, लेकिन ऐसी चीजें होंगी तो इनमें शऊर आएगा, ये इंसान बनेंगे, अदरवाइज फिर ये मसला हो जाएगा। तो एक साइकी ये है कि आप ग्रेजुअल प्रोसेस जो डेमोक्रेसी का उसको चलने दो। डेमोक्रेसी चीज ही एवोल्यूशन का है, ये रेवोल्यूशन तो है ही नहीं है। रेवोल्यूशन होता आया धड़ाधड़ मार धाड़ ये किया वो, जैसे ईरान में आया था, ये एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता ही आता है, और जब आ जाता है फिर उसका रिवर्स केयर नहीं होता। तो अच्छी गवर्नेंस जो डेमोक्रेसी के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में से आती है, वो कभी भी रातों रात नहीं आती है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमने दी, वो भी ज़ाहिर है डेमोक्रेसी के ज़रिए से दी है, इस अमेंडमेंट के ज़रिए से दी है जिसको 18th अमेंडमेंट कहती हैं। तो इससे फेडरेशन स्ट्रॉन्ग तो हुई है, लेकिन जो करप्शन का एलिमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, और जो अच्छी गवर्नेंस है वो
उसका प्रोसेस जो है वो एवोल्यूशनरी वो ज़रा स्लो है। तो एडवांटेजेस इसके क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरेशन और रिसीडिंग सेसेशनिस्ट फीलिंग। सेसेशनिस्ट किसको बोलते हैं? जो जो अलहदगी पसंदी की जो फीलिंग्स हैं वो कम से कम हुई हैं, और ये इसके फायदे हैं। लेकिन आज सेंटर बात कर रहा है, सेंटर क्या कहता है? सेंटर अभी बात कर रहा है, सेंटर centers desire to end या to amend 18th amendment। 18th amendment इसकी एक रीजन जो वो कहते हैं वो ये है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को, नंबर एक। दूसरे नंबर के ऊपर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो सिर्फ सेंटर को झेलने पड़ते हैं। फिर स्टैगरिंग डेट्स जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ हुकूमतों में लिए हुए हैं, इंटरनेशनल डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको सिर्फ सेंटर ही पे करता है। और करप्शन सूबों में ठीक ठाक हो रही है, तो इस वजह से दोबारा से सेंट्रलाइजेशन की तरफ सेंटर इस वक्त बात कर रहा है। और मैं आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में इस वक्त हाइब्रिड गवर्नेंस है। हाइब्रिड गवर्नेंस का मतलब है कि आर्मी जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में है, और उनको पता है कि डिफेंस बजट एक हद से ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान का रीजनल इश्यूज़ की वजह से। जैसे कि इंडिया जो है वो मस्कुलर होता जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसके लिए पाकिस्तान को अच्छा खासा डिफेंस बजट रखना पड़ता है। तो आर्मी की कंटेंशन है कि 18th अमेंडमेंट के जरिए से बहुत सारे जो फाइनेंसेस प्रोविंसेस को जा रहे हैं वो हमारे पास रहें, और सेंटर जो है वो डिफेंस से लेकर तो इकोनॉमी तक सारे इश्यूज को बेहतर करे। और कहा यह जा रहा है कि अभी तक प्रोविंशियल जो गुड गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो नहीं अभी तक नहीं आ चुका है। इसके खिलाफ सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी बोल रही है 18th अमेंडमेंट के खिलाफ, और वो यही कह रही है कि इसको स्क्रैप करने का मतलब है कि पाकिस्तान की जो नेशनल कोहेजन है उसको खराब करने वाली बात है। तो सबसे ज्यादा जो है 18th अमेंडमेंट के बारे में पीपल्स पार्टी बोल रही है, और वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि 18th अमेंडमेंट जो है वो इसको ख़त्म करने का इरादा है सेंटर का, इसीलिए हमारे ऊपर केसेस बन रहे हैं, और इसीलिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जिससे आजकल आप देख रहे होंगे कि मीडिया कैंपेन जो ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों की जो पुअर गवर्नेंस है उसको दिखाया जा रहा है। इसमें नो डाउट पीछे बैठे हुए जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन जो ISPR है उसके जो विंग्स हैं वो भी काम कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नो डाउट जो पीपल्स पार्टी है उसका भी अपना कसूर है कि उसने अभी तक वो गवर्नेंस नहीं दी है जिसके उसको पैसे मिलते रहे हैं प्रोविंस में। तो 18th अमेंडमेंट सेंटर क्यों चाह रहा है, ये 3-4 रीजंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और क्यों 18th अमेंडमेंट को ख़त्म नहीं होना चाहिए और दोबारा से सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। इसमें डॉन न्यूज़पेपर के ऊपर हम पूरा यकीन रखेंगे। जो वो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि सेंटर को जो सबसे ज़्यादा मसला है कि हमारे पास फाइनेंसेस कम है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, और बहुत सारा पैसा जो चला जाता है प्रोविंसेस को, अगर हमारे पास रहे तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सेंटर में अगर टैक्स नेट को बढ़ा दें, टैक्स नेट को एक्सपेंड कर दें, तो हमारे वो जो फाइनेंशियल जो लैप्सेस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। ना कि हम प्रोविंसेस को कहें कि वो अपने अपने फाइनेंसेस को छोड़ दें और हमें वो वापस दे दें, क्योंकि इस तरीके से फिर उनमें डेप्रिवेशन की फीलिंग्स दोबारा होंगी,
और फिर सेसेशनिस्ट और नेशनलिस्ट फोर्सेस मजबूत होंगी, जो रीजनल फोर्सेस हैं वो नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम अपनी एफबीआर को ठीक करें या फिर अपनी जो टैक्स की ब्यूरोक्रेसी है उसको रीस्ट्रक्चर करें, तो हम अपने टैक्स नेट को बढ़ा, अमीरों से पैसा लें पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अमीर पैसा नहीं देते हैं, उनको उनसे इनकम टैक्स लिया जाए, उससे हमारे फाइनेंसेस बढ़ सकती हैं, बजाय इसके कि हम उनको कहें कि आप आईएमएफ का कर्जा उतारें, प्रोविंसेस को कहें या फिर इंटरनेशनल जो डेट हमारे ऊपर चढ़ा वो, या फिर इकोनॉमिक रिकवरी, या फिर डिफेंस के अखराजात, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, चाहे वो ज़रब अज़ब हो, चाहे वो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी हो, उसके लिए जो पैसा है वो हमें उनसे, उनकी बजाय, क्योंकि आप एक दफ़ा जो चीज़ दे दी हो उसको जब वापस लेते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। और इस वक्त पाकिस्तान की एक उम्मीद है 18th अमेंडमेंट। पाकिस्तान, अगर आप बात करें फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी की, तो फ्यूचर डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 18th अमेंडमेंट पास हुई है, और डेमोक्रेसी का मतलब है देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। तो वो जो डेमोक्रेसी की होप जो पैदा हुई थी 18 अमेंडमेंट के जरिए से, जिसमें कहा जाता है कि गवर्नेंस के 3 टीयर्स होती हैं, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नेंस। सबसे टॉप के ऊपर सेंटर, फिर उसके नीचे प्रोविंसेस, और फिर सबसे नीचे क्या होता है, लोकल बॉडीज गवर्नमेंट। अच्छा, 18th अमेंडमेंट के अभी तक इतना ज्यादा इफेक्टिव ना होने की एक रीजन ये भी है कि ये जो जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस है, यहां तक फंड्स नहीं पहुंचते, ये इतना पावरफुल नहीं हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा ये जो तीसरा टीयर है उसको हमेशा इग्नोर करती हैं। सेंटर होता है, अभी सेंटर है, सेंटर से पैसे किसको जाए, गए प्रोविंसेस को। अब प्रोविंसेस के पास पैसे आ गए, अब प्रोविंस ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है नीचे लोकल बॉडीज को, क्योंकि लोकल बॉडीज की जो गवर्नमेंट होती है उनको गली मोहल्ले तक अप्रोच होती है उनकी। आपका चेयरमैन है, अपने काउंसलर्स के जरिए से हर गली हर मोहल्ले तक अप्रोच, किसका गटर ठीक नहीं है, किसकी गली में काम होने वाला, किस मोहल्ले में स्कूल नहीं है, किस मोहल्ले में डिस्पेंसरी नहीं है, किस शहर के अंदर हॉस्पिटल की जरूरत है, कहाँ पे कॉलेज की जरूरत है, ये सारी चीजें किसको पता होती हैं, बड़े लेवल के ऊपर मिनिस्टर को कभी नहीं पता होती, वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर बैठा होता है, उसके नीचे बहुत बड़ा एरिया होता है। तो गवर्नेंस के लिए, बेहतरीन गवर्नेंस के लिए या गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोकल बॉडीज जो अपनी गवर्नमेंट है उसको आप फाल बनाओ। और फाल बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, ना सिर्फ उनको एम्पावर करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, बल्कि उनको पैसा भी दो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो और पैसा ना दो तो कुछ नहीं हो सकता। आप पैसा दे दो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना दो अपनी लेजिस्लेशन के जरिए से, तो फिर भी बहुत नुकसान होगा, वो पैसा हजम कर जाएगा। तो ऊपर वाले जो होते हैं वो सिर्फ सुपरवाइज करते हैं कि ये काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक एक जगह के ऊपर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर फायदा होता है। 18th अमेंडमेंट के जो इनफेक्टिव होने की एक रीजन, यानी कि गवर्नेंस इनफेक्टिवनेस की एक रीजन तो ये है कि लोकल बॉडीज गवर्नमेंट्स मजबूत नहीं हो पाई हैं। डेमोक्रेसी में हमेशा जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं वो थर्ड टीयर है इसके ऊपर फोकस नहीं करती हैं। जो हमेशा डिक्टेटर्स आती हैं ये थर्ड टीयर के ऊपर फोकस करते हैं, प्रोविंसेस को बीच में से निकाल देते हैं, वो भी गलत है। वो अपने आप को प्रॉप अप करते हैं, अपनी हुकूमत को बेसिक ये जो नीचे क्या उसको कहते हैं, लोकल बॉडीज गवर्नमेंट के जरिए से, चाहे वो अयूब खान हो बेसिक डेमोक्रेसी के जरिए से आए थे, चाहे वो जनरल जियाउल हक को उन्होंने काउंसलर्स का सिस्टम मजबूत किया था, चाहे वो जनरल मुशर्रफ उन्होंने नाजमों और नायब नाजमों का, वो सारे के सारे नीचे जो है लोकल बॉडीज गवर्नमेंट, जो प्रोविंसेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो भी गलत है। आपके 3 टीयर्स हैं, सेंटर के पास पैसे आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रोविंसेस के पास, प्रोविंसेस के पास पैसे आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिर सारी लोकल बॉडीज के ऊपर। तो एक मिनट यार, ये मसला क्या हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब आपको समझ लग गई कि इस तरीके से
जो अच्छा 18th अमेंडमेंट में हमने क्या कह लिया है, 18th अमेंडमेंट की कंट्रोवर्सी ये है कि सेंटर चाह रहा है कि सेंट्रलाइज किया जाए, और 18th अमेंडमेंट के जरिए से बहुत सारी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी हुई है उसको जरा लिमिट किया जाए, और फाइनेंसेस किसके पास है, सेंटर के पास। सेंटर क्यों चाह रहा है? नंबर एक, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, इंटरनेशनल डेट्स को पे करने के लिए, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, उन इंसर्जेंसीज को दबाने के लिए या उनके खिलाफ एक्शन के लिए सिर्फ सेंटर ही पे करता है। रीजनल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत नाजुक है और डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, ये रीजंस हैं। और नंबर 5, प्रोविंशियल गवर्नेंस के इश्यूज हैं, पुअर गवर्नेंस हो रही है और पैसा जो है वो ज़ाया हो रहा है, दैट इज़ गेटिंग वेस्टेड। फिर 6वें नंबर के ऊपर इसकी एक और रीज़न ये है कि उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं जा रहा करप्शन की वजह से, और दूसरे नंबर पर लोकल बॉडीज गवर्नमेंट के गैर फाल होने की वजह से। ये 6 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 18th अमेंडमेंट ने वो फायदे नहीं दिए, लेकिन इसके बावजूद 18th अमेंडमेंट रहनी चाहिए। नंबर 8, 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान की फ्यूचर डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी होप है। नंबर 2, इसने फेडरेशन को मजबूत किया है और फेडरेशन को मजबूत बनाएगी। नंबर 3, इसमें पहली दफ़ा पूरी नेशनल कोहेजन मौजूद थी। 2010 में पंजाब, सिंध और सारे सूबे एक ही पेज के ऊपर आए, और फिर उसके बाद इवन नेशनल पार्टीज भी सब ने मिलकर 18th अमेंडमेंट को आप समझ लें कि इस तरीके की अमेंडमेंट फिर दोबारा से नहीं हो पाएगी। जो नेशनल कंसेंसस उस वक्त क्रिएट किया था, ये ऐसे ही नेशनल कंसेंसस था जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को कार्व आउट करने के लिए बना था। तो दो बेहतरीन किस्म के नेशनल कंसेंसस हमने देखे हैं, एक 1973 में, दूसरा 2010 में, और तीसरा जो है उस वक्त जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, नैप बनी, नेशनल एक्शन, हाँ प्लान बना था, जब नैप बना था, जब हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया। लेकिन हम दो इम्पॉर्टेंट जो है वो इस वक्त बात करें, एक 1973 और एक 18th अमेंडमेंट, तो ऐसा कंसेंसस शायद दोबारा पैदा कभी भी ना हो। तीसरे नंबर, अच्छा फिर प्रोविंसेस जो है वो बहुत खुश हैं, और इसको अगर हमने दोबारा से रिवाइंड किया इस प्रोसेस को, तो फिर हो सकता है कि सेसेशनिस्ट फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो अगर फाइनेंसेस सेंटर ने जो है वो बढ़ाने अपने, तो हम यही कहेंगे कि वो अपनी इनकम टैक्स की ब्यूरोक्रेसी को रीस्ट्रक्चर करे, अपने सिस्टम को बेहतर बनाए, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और अमीरों से पैसे लिए जाएं, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ठीक हो गया जी। 18th अमेंडमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बात करें। 18th अमेंडमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बात करें। सर आपने अभी बात की है कि करप्शन को विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद उसको मतलब फ्री हैंड दे देनी चाहिए, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मैंने ये लेकिन नहीं सर कहा, मैंने ये नहीं कहा है, ये गलत आपने कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि करप्शन को फ्री हैंड दे देना चाहिए। मैंने कहा है कि ह्यूमन साइकी है कि आप एक दफा रज हो जाता है और सिस्टम जब बेहतर हो जाए तो आपको डिलीवर करना पड़ता है। एक बात याद रखें कि जिंदगी में पहली दफा हुआ है कि 2008 से लेकर आज तक कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं गिरी है। सिर्फ आर्मी रखना बीच में थोड़ा बहुत वो ऑपोजिशन का रोल अदा करती रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कभी भी नहीं सोचा कि आके तो गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, मासवाए पीछे पीछे पीटीआई के, जो केपीके की गवर्नमेंट थी। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि प्रोविंसेस में वो खुश हैं। आपको 1990s का मैं दौर याद करवा दूं। 1990s में होता ये था कि एक हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दो मेजर पार्टी थी पाकिस्तान में, एक हुकूमत में आती थी, दूसरी अगर एक प्रोविंस में आ भी जाती थी तो उसकी कोशिश होती थी कि सेंटर की हुकूमत को गिरा दिया जाए। आए दिन प्रोटेस्ट्स और लेग पुलिंग और आर्मी चीफ के साथ जाके बात मिलना कि भाई इसको गिरा दिया जाए, क्योंकि उनको पता होता था कि प्रोविंस में उनके लिए फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ सेंटर में है जहां पे आपके पास फंड्स आते हैं। आप देखें 2013 के इलेक्शंस हुए,
सिंध में पीपल्स पार्टी, केपीके में पीटीआई, उसके बाद नेशनलिस्ट जो हुकूमत थी वो आई वहाँ पर बलूचिस्तान में, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की, और सेंटर में भी मुस्लिम लीग नून की। तो जब ये हुकूमतें आ गईं तो किसी ने भी जो है वो ये नहीं कहा कि भाई हम सेंटर को ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। चुप करके अपनी अपनी हुकूमतें लेके वो बैठ गए। उनको पता था कि प्रोविंशियल, अब ऑटोनॉमी के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अच्छी खासी ल्यूक्रेटिव है, या उसमें भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं डिलीवर करने के लिए। और ये जो मैच्योरिटी है, ये मैच्योरिटी आप 1990s में नहीं देख सकते सिविलियन सेटअप में, कि आप बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लो कि मैं सेंटर में और बाकी सूबों में, 3 सूबे आपके पास है ही नहीं है। अगर ये होता ना 1970s, जब भुट्टो की गवर्नमेंट आई थी, वो चाहते थे कि सारे सूबे मेरी हुकूमत हो, 1990s में कि सारे सूबे मेरी हुकूमत हो, ये पहली दफा मैच्योरिटी आई है